brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। नेपाल में जो इस वक्त देखा जा सकता है वो दृश्य भयावह है। किस तरीके से बिल्डिंग्स को आग लगा देना, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना, बैंक में कब्जा करना, और ये कोई और नहीं बल्कि वहां की जेन जी कर रही है। यानी कि जो वहां का यूथ है उनमें इतना गुस्सा है, और ये गुस्सा 2 दिन का नहीं है, ये गुस्सा सालों से है। उनका मानना ये है कि नेपाल में बढ़ती महंगाई, नेपाल में बेरोजगारी और उनके हक को छीना, यानी कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना, इन तमाम चीजों के चलते ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतना भयावह हो गया कि देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो वहां के मंत्री हैं, जो दूसरे पद के मंत्री हैं, उन लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रियों को, राजनेताओं को उनके घरों से निकालकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वो वीडियोस देखे जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, एक्स पर। ये वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं जहां पर ये देखा जा सकता है कि नेपाल में इस वक्त कैसे हालात हैं। जेन जी ने नेपाल में तख्ता पलट किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी ये देखा जा सकता है, श्रीलंका में भी देखा जा सकता है कि प्रोटेस्ट के चलते वहां के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। नेपाल की जो पूरी आबादी है वो लगभग 29.62 मिलियन है, जिसमें से जेन जी की आबादी है 20.8%, यानी कि लगभग 6.15 मिलियन। ये वो पूरी आबादी है जिसने नेपाल में तख्ता पलट किया। ये वो पूरी आबादी है जिसको देखा जा सकता है कि सड़कों पर उतरकर किस तरीके से बिल्डिंग्स को आग लगा देना, अपनी मनमानी करना। लेकिन इनका मानना यह है कि इनके साथ ठीक नहीं हुआ। जितने भी राजनेता के बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहां पर जो महंगाई है उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो ये वो गुस्सा था। और फिर चिंगारी तब लगती है जब सोशल मीडिया पर सरकार बैन लगाती है, जिसके बाद से पूरा प्रोटेस्ट देखा जा सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक के निजी आवासों को जला दिया जाता है और वो दृश्य भी देखे जा सकते हैं। पार्टी दफ्तर और पुलिस थानों पर हमले किए जाते हैं। संसद भवन, सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। बैंकों में लूटपाट की गई है। इसके अलावा पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को घर में घुसकर पीटा गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के बाहर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और जो भीड़ थी उसका गुस्सा उन पर निकाला गया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। हेलीकॉप्टर से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया जा चुका है। अब तक इसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। धीरे धीरे देखा जा सकता है कि जो काठमांडू में हाल था वो कितना ज्यादा खतरनाक था, जहां पर लोगों को, जितने भी राजनेता हैं, उनको अपनी जान बचाना भारी पड़ जाता है। सवाल यह है कि आंदोलन क्यों भड़का? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करना ही एक रीजन था? नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के पीछे जो मुख्य कारण है वो अब आपको बताते हैं। तो नेपाल में जेन जी में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर काफी साल से निराशा थी। काफी साल से महंगाई को लेकर परेशान थी वहां की जनता, बेरोजगारी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। नेपाल के लोग दूसरे देश में जाकर काम की तलाश में दर दर भटकते थे। ये उनका एक निराशा भरा एक पॉइंट था। दूसरा है भाई भतीजावाद, यानी कि नेपोटिज्म, यानी कि चहेते को कुर्सी देना, यानी कि सरकार में उन्हीं को कुर्सी मिलेगी जो उनके राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जो जनरल पब्लिक है उनको मौका नहीं मिलता है ताकि वो देश में बदलाव ला सके। नेताओं के जो बच्चे हैं उनको विदेश यात्रा मिलती है। शान शौकत की पार्टीज में जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीजों का दिखावा करना, सोशल मीडिया पर रील्स डालना। वही सोशल मीडिया रील्स देखकर नेपाल का जो यूथ है वो काफी ज्यादा भड़क उठा था। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना समझा, जिसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हालांकि फिर ये बैन हटा दिया गया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुका जब तक कि वहां पर जो हालात हैं अब जो देखे जा सकते हैं वो हालात नहीं हो जाते, यानी कि बिल्डिंग्स में आग लगाना, राजनेताओं का देश छोड़कर भागना, ये तमाम चीजें देखी जा चुकी हैं। ये एक वजह थी। और दूसरी वजह है नेपाल के 3 बड़े घोटाले। नेपाल में 4 साल में 3 बड़े घोटालों ने युवाओं में सरकार के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा को बढ़ावा दिया है
और ये जो घोटाले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु टी स्टेट स्कैम, दूसरा है 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, तीसरा है 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। ये वो 3 बड़े और मुख्य घोटाले हैं जिसकी वजह से वहां की जनता, वहां का यूथ काफी ज्यादा गुस्से में था। और सोचिए 2021 से लेकर 2024 तक कई सालों में ये गुस्सा पनपा है जब घोटाले पे घोटाला देखा जा रहा है। नेपाली नागरिकों का कहना है कि इन घोटालों के बहाने राजनेताओं ने टैक्स पेयर्स का पैसा हड़पा है। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो ये आग में घी डालने जैसा काम हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो नेपाल का यूथ है वो अपनी बात को दूसरे देशों तक पहुंचाता था और इसी सोशल मीडिया ऐप को बैन करने की वजह से नेपाल के नागरिक, नेपाल के यूथ में ये गुस्सा देखने को मिला। नेपाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली भी एक गंभीर समस्या थी, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस पर पर्सन पर फैमिली देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जहां बेरोजगारी का जो परसेंट है वो 10.39% था, वो बढ़कर 10.71% हो चुका है, यानी कि उसमें इजाफा देखा जा सकता है बेरोजगारी में। इसी तरह से 2019 में 4.6% की महंगाई दर थी, यानी कि महंगाई रेट इतना था, और उसके बाद अब 5.2%, यानी कि इसमें भी इजाफा देखा जा सकता है, बेरोजगारी में भी इजाफा और उसके बाद महंगाई में भी इजाफा। नेपाल में जुलाई 2021 से लेकर अब तक, यानी कि 5 साल में 3 सरकारें आई हैं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनते हैं। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं। स्पष्ट है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, जिसकी वजह से महंगाई पर अंकुश नहीं पाया गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस